हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मीन्स गाइस, गुडविल के अमाउंट को वैल्यू करने के लिए जितने भी मेथड्स हम लोगों ने अडॉप्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। इसके पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोगों ने कवर अप कर लिया। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जब एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो उस समय हमने देखा था कि हम एक नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, जिस प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होकर के हमारा गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, या अगर इस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे। देन in the next video lecture we have to going on to complete the topic, that is the super profit method and the capitalization method, and after that the second part of the goodwill topic is also completed. Means the first part is the theory section, and the second one is the method of valuation, and the third one is the accounting treatment of goodwill in the books of account. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं कि बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। सो लुक एट हियर एट योर स्क्रीन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देखिए, जब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यूअर्स थे, वैल्यूअर्स मीन्स बिजनेस को जो पर्सन सेल करना चाहता है और वो पर्सन जो उस बिज़नेस को परचेज़ करना चाहता है, वो दोनों ही पर्सन एक साथ मिल कर के ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर उस बिजनेस की जो गुडविल है उसकी क्या वैल्यू फिक्स की जाए, जिससे कि वो दोनों लोग उस पर आगे गो अहेड मीन्स अपने आगे के स्टेप्स ले सकें। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो सिचुएशंस में किसी एक बिजनेस में कुछ एबनॉर्मल्स, मतलब जो कि रूटीन डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू होने वाले प्रॉफिट या लॉस नहीं होते हैं, लेकिन वो भी हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि मे बी द चांसेस कि आपके गोडाउन में जहाँ पर आप अपने गुड्स या आर्टिकल्स को रखते हो, ड्यू टू द फायर या ड्यू टू द फ्लड या ड्यू टू द थेफ्ट, किसी भी रीजन से कुछ एक ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है जिससे कि बिजनेस का लॉस हो गया। तो क्या ये लॉस अगेन एंड अगेन एंड रिकरिंग नेचर का है? दैट मीन्स कि हर साल होगा, हर बार होगा, हर उसी मंथ में होगा? तो ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स कि इस तरीके के जो भी हमारे लॉसेस होंगे या इस तरीके के कोई भी हमारे गेन होंगे जो कि कभी कभी होते हैं, जो कि रेकरिंग मतलब बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते हैं, तो उसे हम नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में रखते हैं। और इन एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ से होने वाले लॉस या प्रॉफिट को हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पार्ट नहीं मानते हैं ऑन दैट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स कि जब दो वैल्यूअर्स गुडविल के लिए बिजनेस के प्रॉफिट को वैल्यू करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉफिट में वो बिजनेस में हुए एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ से लॉस या प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते। दैट मीन्स उसे
निकाल दिया जाता है या उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देन आफ्टर दे आर फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट, और उस नॉर्मल प्रॉफिट के बिहाफ पे फिर हम एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को असर्टेन करते हैं, और उस एक्चुअल प्रॉफिट या उस एवरेज प्रॉफिट को जिसे कि वैल्यूअर्स ने असर्टेन किया है वो एडजस्टेड फ्यूचर प्रॉफिट या मेंटेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल मीन्स कि आने वाले फ्यूचर्स में कितने ईयर्स तक हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। सो लुक एट हियर, दिस इज़ द चार्ट। ये ऐसा है मैंने बनाया, दैट मीन्स कि आपको ऐसा मिलेगा या आपको लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईज़िली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया है। ये कोई एक फॉर्मेट ऐसा शायद आपको बुक में ना मिले, तो इसलिए आप इस फॉर्मेटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा, सिर्फ कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए जिसके थ्रू कि आप अपने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को असर्टेन कर सकें। सो द फर्स्ट कॉलम इज़ हियर सीरियल नंबर, सेकेंड वन प्रॉफिट लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, मीन्स क्वेश्चन आपको हमेशा वो प्रॉफिट बताएगा जिसमें एडजस्टमेंट करना है, मीन्स एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट। सो वी जस्ट राइट डाउन हियर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर का वो प्रॉफिट या लॉस जिसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वी हैव टू राइट डाउन इन द अमाउंट कॉलम। देन द आइटम्स इज गिवन हियर इन द एड, मीन्स ये वो आइटम्स हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ होगा। तो इन एक्टिविटीज़ से हुए चेंजेस को हम एक्सक्लूड करेंगे, मीन्स बिजनेस में से हटाएंगे, तब हमें बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट असर्टेन होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें इसको ऐड करना होगा। क्यों, वो अभी देखते हैं। नेक्स्ट लेस, मीन्स यहाँ पे कुछ वो एक एक्टिविटीज़ गिवन हैं जिनकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट हम लोगों का ज़्यादा शो कर रहा होगा, इंक्रीज़ करके दिखा रहा होगा। तो इसलिए हमें इन एक्टिविटीज़ से हुए प्रॉफिट्स को वहाँ से लेस कर देना है। दैट मीन्स इन एक्टिविटीज़ से हुए जो भी चीज़ें होंगी इनके इफ़ेक्ट को हमें ऐड करना होगा और इन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट को हमें लेस करना होगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड दिस इज़ आवर नॉर्मल प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स मिले, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपके पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर चला जाएगा गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम में, और जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट की बात होगी, तो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट आपके क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसलिए आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, बेटर वे में इसके ऊपर कमांड करना है, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट अगर आपके क्वेश्चंस में आए तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है एंड हाउ कैन यू हैव टू असर्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट, you have to do it. So one by one we have to explain each and everything. Now come on the table. Profit or loss of past year, adjustment के पहले का जो भी प्रॉफिट होगा it is given in the question, so simply you have to write down. Point number 1, add column abnormal losses. Abnormal means वो एक्टिविटीज़ जो कि नॉर्मली बिजनेस में होते नहीं, रेयरली कभी कभी, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर्स के होते हैं, कभी कभी बिजनेस में हो गए और इसकी वजह से पर्टिकुलर ड्यूरिंग दैट ईयर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया या हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया, या जो हमारा लॉस था वो और ज़्यादा मीन्स इंक्रीज़ हो गया लॉस। लुक एट हियर, एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा। सपोज दैट कि किसी एक बिजनेस ने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया। ड्यूरिंग द सेम ईयर उस बिजनेस में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या इस तरीके की किसी भी एक एबनॉर्मल एक्टिविटी से 20,000 का लॉस हो गया था। तो अगर ये एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुआ होता तो बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख की प्लेस पे 1,20,000 होगा। सो दैट मीन्स इस एबनॉर्मल एक्टिविटी ने ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस का प्रॉफिट था उसे डिक्रीज़ कर दिया। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इस एक्टिविटी से हुए लॉस को हम वापस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें एग्जैक्टली ये मालूम हो सके कि ड्यूरिंग द ईयर
बिजनेस क्या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता था। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट गिवन होगा, मीन्स कि कोई इस टाइप का एबनॉर्मल एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ था, तो जितना वैल्यू लॉस हुआ होगा उतने वैल्यू से या तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा या तो आपका लॉस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। सो फाइनली वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट इन आवर प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। इन द सेकेंड वन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो गाइज, बिजनेस या तो किसी एक आर्टिकल जिसके हम गुड्स बोलते हैं या किसी एक सर्विस रेंडर करने की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स बिजनेस में असेट उसे बोला जाता है जो कि बिजनेस में यूज़ किया जाता है और यूज़ करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो क्या कोई बिजनेस अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में असेट्स को, मीन्स फिक्स्ड असेट को परचेज और सेल करेगा? नहीं करेगा। इट इज़ ऑल्सो द नॉन रेकरिंग नेचर ऑफ द एक्टिविटी, और ये भी रेयरली बिजनेस में होते हैं। मीन्स ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स कभी उन्होंने फिक्स असेट परचेज़ किया और उसको सेल किया होगा। तो अगर किसी फिक्स असेट को सेल करते समय लॉस हो गया तो उस लॉस की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर में डिक्रीज़ हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट मिलता है, मीन्स किसी एक ईयर में ये आपको इंडिकेट किया जाता है कि बिजनेस ने किसी एक असेट को सेल किया और ड्यू टू दिस एक्टिविटी बिजनेस को लॉस हुआ, तो वो वैल्यू जो लॉस है उसे हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वापस ऐड कर देना है। थर्ड वन इज हियर, दैट इज द ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गाइस, यही वो पॉइंट है जहाँ पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू हो जाने से या क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यू हो जाने से क्या इफेक्ट आएगा, उसको एक बार पहले समझते फिर इस चार्ट पे आएंगे। सो आई एम एक्सप्लेन हियर the effect of the overvaluation of opening stock and undervaluation of closing stock. So first of all we know about that what is the meaning of overvaluation. Overvaluation and undervaluation. So guys, suppose that अगर मेरे इस मार्कर का प्राइस है 100 रुपीज़ एंड रॉन्गली और बाई मिस्टेक सपोज दैट मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, एट द प्लेस ऑफ 100 आई एम राइट डाउन द 200। सो दैट मीन्स कि मैंने इसके वैल्यू को ओवर वैल्यूड कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया। तो कितना ज़्यादा दिखा दिया, 200 नहीं, 100 तो इसकी एक्चुअल प्राइस थी। तो ये जो डिफरेंस है, जितनी इसकी एक्चुअल प्राइस थी और जितना एक्सेस हमने दिखाया, दैट इज़ 100। तो ये 100 रुपीज़ इस केस में ओवर वैल्यूएशन हो गया। ओवर मीन्स उसके एक्चुअल कॉस्ट से एक्सेस ज़्यादा। अंडर वैल्यूएशन मीन्स जस्ट अपोजिट, अगर इसकी वैल्यू 100 थी और 100 की प्लेस पे बाय मिस्टेक या रॉन्गली हमने 50 शो कर दिया। 50 मीन्स जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी उस वैल्यू से कम, दैट इज़ नोन एज द अंडर वैल्यू। अब आइए समझते हैं कि अगर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पे। ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक and undervalued closing stock. So very first we just prepare a trading account, because
हमारा जो प्रॉफिट असर्टेन होता है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही असर्टेन होता है। तो आइए, आई एम जस्ट प्रिपेयर हियर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर यू टू शो the impact of the overvaluation of opening stock and undervaluation of closing stock. So simply we have to put some data here. So suppose that in the debit side I am just write down the very first item, that is the opening stock, and the value of the opening stock is rupees 10,000. Then the second item here in the debit side, that is the purchase. I am just take the value for the purchase is 30,000 during the year, and the third item is the direct expenses. Direct expenses, and we have to take the value 10,000. So come on the credit side, and in the credit side the first item we have to take here, that is sales, and suppose that the value of sale is rupees 1 lakh. Guys, मैं मान के चलता हूँ कि आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब पे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। हम सिर्फ यहाँ पे ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के इफ़ेक्ट को यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं बस आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। सो सेल इज़ 1 lakh, एंड द सेकेंड आइटम इज़ हियर, दैट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक, and suppose that we have to take the value of closing stock is amount 50,000. So look at here, this is our trading account. In the left hand side, that means in the debit side, we have to write down our expenses, and in the right hand side, that means credit side, we just write down our all the income. And according to the matching concept, we just match both the two sides. That means we have to match our income with the expenses. So look at here, in this side the total amount is 1 lakh and 50,000, and in this side the total amount is also 1 lakh and 50,000. But add this one 10, 30 and 10, that means 50,000. So the balance amount is here 1 lakh, and in this balance amount is the known as ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। मीन्स हमारा जो भी क्रेडिट साइड है और जो भी डेबिट साइड है, उनके आइटम्स को राइट डाउन किया, उनको हम लोगों ने मैच किया। कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस थे, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, सो दैट एक्सेस अमाउंट इज़ नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट। इफ़ the debit side is excess, means the total of debit side is excess in comparison to the credit side total, so this excess amount is known as the gross loss, and after that this gross loss or gross profit is transferred into the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आइए यहाँ पे हम लोग अपने इस आइटम को चेक करते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू लुक एट द ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए, अगर हमारा स्टॉक, हम ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड मीन्स जितनी इसकी वैल्यू थी, इस वैल्यू से ज़्यादा हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बाय मिस्टेक या रॉन्गली किसी भी रीज़न से शो कर दिया, तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है दैट इज़ 10,000। बट सपोज दैट कि रॉन्गली एट द प्लेस ऑफ 10,000 I am just take the value of opening stock is 50,000। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया, बाय मिस्टेक स्टॉक की वैल्यू 10,000 के प्लेस पे 50,000 राइट डाउन कर दिया। 50,000 मीन्स 40,000 से हमारे स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई, मीन्स एक्सेस हमने शो कर दिया। इम्पैक्ट कहाँ पे गया? क्या सेल की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। स्टॉक की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। यहाँ पर परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं। लेकिन अब अगर हम टोटल देखें तो 150 क्रेडिट साइड और इस साइड का 110
140 प्लस 50 190. दिस इज़ आवर बैलेंसिंग फिगर. ये तो बैलेंस पे मालूम पड़ता है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे चेंजेस करना होगा. सो लुक एट हियर, वी हैव टू गोइंग टू चेंज दिस वन एंड after this change overvaluation 50 plus 30 80 plus 10 90 and 150 minus 90, this is our 60,000. look at here, opening stock overvalued हुआ 40,000 से and our gross profit is going decrease with the same amount. देखिए, जितने अमाउंट से या जिस वैल्यू से हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ था, कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड हुआ, एग्जैक्ट सेम अमाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो, या अगर ये लॉस होता तो वो लॉस सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाता. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ओवर वैल्यूड. आइए इसी को जरा सा अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक पे पुट अप करके देखें. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अंडर वैल्यूड के केस में, मीन्स यहाँ पे दोनों का इफेक्ट सेम आएगा. अगर बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो जाए या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से. सो आइए फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन को वापस उसी फॉर्म में लेके. The opening stock is 10,000 and gross profit is 1 lakh. तो 1 lakh 10 and 10, 30, 40 and 50 and 150. Both the side is equal. अब हम लोग दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे. द सेकेंड कंडीशन दैट इज अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक. अंडर वैल्यूड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कम वैल्यू पे शो करना. दैट मीन्स किसी भी रीजन से. So suppose that the value of closing stock is 50,000 here and we have to going to change this value, and at the place of 50,000 I am just write down the 25,000. 25,000. So what is the effect is here? So effect is at the place of 150, at the place of 150 this is 1 lakh and 25,000. 1 lakh and 25,000. So this side is also the 1 lakh and 25,000. This is also 1 lakh and 25,000. If this total will be going on change, so but naturally the balance is also going on change. So what is the balance? So at the place of 1 lakh the balance is 125 minus 10 plus 30, 40 plus 10, 50. So that means 75,000. Look at here. इस केस में भी ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा प्रॉफिट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. डिक्रीज हो गया 75, 10, 85, 10, 95 एंड 30, 125, 1,25,000. ठीक है. प्रॉफिट एग्जैक्ट कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, तो 1 लाख से डिक्रीज होकर ये 75 हो गया. दैट मीन्स 25,000 से. और हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कितने वैल्यू से हुआ था, तो 50 माइनस 25 दैट मीन्स 25,000. सो गाइज दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक और द अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. मीन्स अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट. देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा. अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा सो दैट मीन्स ओवर वैल्यूड होने से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा. तो हमें अपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, इसलिए सेम वैल्यू को हम ऐड करेंगे जिससे कि हमें बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट असर्टेन हो जाए. इफ़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड देन the same condition our profit of the business during there will be going on decrease. So again we have to going to add the same amount that is undervalued here in the case of closing stock. दोनों ही केस को अच्छे से याद रखिएगा
कि ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक के केस में और अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक के केस में होगा, तभी उसका ये इफ़ेक्ट होगा। और इस इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए हमें सेम वैल्यू ऐड करना होगा अपने ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में। आफ्टर दैट यू हैव टू असर्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में जब भी होगा ये दोनों साथ में होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आता कहाँ से है? तो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से। तो दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर का जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ होगा, यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड के कॉन्सेप्ट पे देखा था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तभी नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी आपका अंडर वैल्यूड होगा। तो अंडर वैल्यूड इसका जस्ट रिवर्स मीन्स ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। इसका कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सो लुक एट हियर द पॉइंट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो उसे डिक्रीज करेगा। सेम जितने अमाउंट से हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ एग्जैक्ट सेम अमाउंट से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। दैट्स वाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट को असर्टेन करने के लिए। द सेम कंडीशन ऑल्सो अराइजेज व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज द अंडर वैल्यूएशन। सो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। वो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, जो रेकरिंग नेचर्स के नहीं हैं, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नहीं है। अगर ऐसे किसी एक्टिविटी से बिजनेस में लॉस अराइज हो गया तो उस लॉस को भी एडजस्ट करते समय हमें ऐड करके वहाँ से उसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट कर देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ वन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमने बिजनेस के लिए एक असेट परचेज किया तो ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। अब उस असेट्स के ऊपर मीन्स अगर उस फिक्स असेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जिसका बेनिफिट हमने उस पर्टिकुलर ईयर में लिया है, दैट अमाउंट विल बी शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए एक्सपेंस। तो अगर आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स उस टोटल वैल्यू को जिसे हमें बैलेंस शीट में शो करना था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, तो बट नेचुरल सी बात है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। सो गाइज इस केस में भी हमें इस वैल्यू को ऐड करके अपने प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द जस्ट अपोजिट ऑफ दिस कॉलम एबनॉर्मल लॉसेस। अगर कोई ऐसा लॉस है जिससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था तो सेम वैल्यू ऐड करके हमने अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर लिया, दैट मीन्स नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट असर्टेन किया था। सो द सेम थिंग इज ऑल्सो हियर कि इफ़ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू एनी सच काइंड ऑफ द एक्टिविटी जिसे कि हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करते हैं और उस एक्टिविटी से कोई गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ द एबनॉर्मल गेन। और ऐसा गेन फ्यूचर में अगेन एंड अगेन होने के पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस नहीं होंगे। सो उस ईयर के नेट प्रॉफिट दैट मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट को असर्टेन करना है उसके लिए प्रॉफिट में से इस वैल्यू को हम लेस मीन्स डिक्रीज कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जस्ट अपोजिट इफेक्ट देखिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के केस में क्या हो जाएगा? तो सपोज दैट कि अगर हमारा स्टॉक जो था वो एक्चुअल में 50,000 था जिसे हम लोगों ने अंडर वैल्यूड कर लिया था तो वो 25 हो गया था। तो सपोज दैट अगर 50 है सो आवर टोटल इज हियर 1,50,000,
This side total is also 1,50,000 and our profit is 1 lakh. This is the normal question. अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो सपोज दैट क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है 50, और अगर इस 50 के प्लेस पे हम लोगों ने अपने स्टॉक की वैल्यू ओवर राइट करके, दैट मीन्स ओवर वैल्यूड करके 1 लाख कर लिया. सो इन दिस केस द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज जस्ट चेंज एंड इट इज केम इज द 2 lakh. So this side total is also changed and it is become the 2 lakh, and 2 lakh minus 10, 30 and 10, 50. So at the place of 1 lakh our profit is 1,50,000. So that means exact सेम अमाउंट, जिस अमाउंट से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है, सेम अमाउंट से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जा रहा है, जो कि ऐसा है नहीं. सो इसलिए जिस अमाउंट से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ होगा, एग्जैक्ट उसी अमाउंट से हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज़ हुआ होगा. और इस इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम इस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को लेस कर देते हैं, जिससे कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट असर्टेन हो सके. सो कम ऑन द पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. नॉन रेकरिंग इनकम्स जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इनकम्स को भी हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर देंगे. इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इनकम जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुए हैं उन्हें भी लेस करेंगे. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. देन पार्टनर्स रेमुनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड. पार्टनर्स रेमुनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड. सो पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न नो वन इज़ एंटाइटल्ड टू टेक द रेमुनरेशन, बट if it is given in the deed and all the partners are agreed, so they just take the remuneration from the business or the firm. अब suppose that किसी एक बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एक एम्प्लॉय हायर करना है, जिसे हमें पर्टिकुलर मंथली 10,000 सैलरी पे करना है, लेकिन सेम काम जो है वो किसी एक पार्टनर ने परफॉर्म किया और उसके लिए पार्टनर ने कोई रेमुनरेशन नहीं लिया. ओके, सो दैट मीन्स कि जब ओनरशिप चेंज होगा, मीन्स बिजनेस सेल होगा और सेकंड पर्सन उसे परचेज करेगा, तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है क्या वो भी इस काम को करने के लिए एबल है, क्या वो भी इसे परफॉर्म कर सकता है और उसके लिए उसे रेमुनरेशन नहीं चाहिए, या पार्टनर की जगह पे अब अगर वो एक एम्प्लॉय हायर करेगा तो उसे उस सैलरी पे करना पड़ेगा और ये सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा. तो ऐसा कोई भी रेमुनरेशन जो कि पार्टनर के वर्क करने की वजह से नहीं दिया गया है उसे हम लोगों को लेस करना पड़ेगा. मीन्स उतना अगर हम नहीं लेस करेंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट असर्टेन नहीं होगा. एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. एंड आफ्टर द पास्ट पीरियड प्रॉफिट, जिसमें कि हमें वो सारे आइटम्स में से जो भी गिवन होंगे उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट असर्टेन होगा दैट इज़ नोन एज द एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो गाइज ये था हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. थोड़ा सा आपको टफ या थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में आपसे क्वेश्चंस में पुटअप किया जा सके. आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में इन सारे पॉइंट्स में से कोई 1 या 2 यही पॉइंट्स पुटअप किए जा सकते हैं. लेकिन अगर आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक अच्छा कमांड है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन इसमें से कोई भी पॉइंट आपके क्वेश्चन का पार्ट बन जाए, ईजिली यू हैव टू परफॉर्म एंड ईजिली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. Come on the important keywords. The first point is given here, that is the capital employed. Capital employed means वो amount जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है. तो capital employed means capital invested in the firm by the owner to carry on business.
बिजनेस करने के लिए बिजनेस के ओनर ने फर्म में जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ नोन एज द कैपिटल। इसी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने देखा भी था इन द केस ऑफ द एवरेज पीरियड प्रॉफिट कि वो प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न कर रहा है और बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो या तो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा या एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। मीन्स ओनरशिप चेंज होने में और पास्ट में जो ओनर ने अपना एफर्ट किया था उसके बिहाफ पे फ्यूचर में आने वाले कितने टाइम तक आप सेम प्रॉफिट रिटेन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्नड बाय अदर फर्म इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज। मीन्स अगर यही काम सिमिलरली कोई भी करे सेम नेचर का सेम अमाउंट इंट्रोड्यूस करके तो वो क्या अमाउंट एज ए रिटर्न अर्न कर सकता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस वन ऑफ ओन बिजनेस। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट that are made to earn revenue by investing surplus funds and not for the purpose of furtherance of own business। Means अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बिजनेस के पास जो सरप्लस अमाउंट है उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं और पे जिससे कि हमें कुछ अरेंज होता रहे फंड या कुछ इनकम होता रहे। दिस इज द कीवर्ड्स। कम ऑन द पॉइंट नोट unless investment are specified to be trade investment they are taken as non trade investment। अगर क्वेश्चन जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं करता कि जो इन्वेस्टमेंट हमने आपको गिवन किया क्वेश्चन में वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब तक हम उसे क्या ट्रीट करके चलेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू AS 26 दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets goodwill should be accounted in the books of account only when consideration in money or money worth has been paid for it। सेम थिंग जो हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स में भी किया था, जब तक गुडविल के लिए अमाउंट पेड नहीं किया जाता तब तक हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे रूल्स ही यही कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व्ड हो। The compensation payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partners is known as goodwill or premium for goodwill। एक पार्टनर जिसको कि गेन हो रहा है और उस गेन के लिए जिस पार्टनर या पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उसे कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट गिवन होता है दैट अमाउंट इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। Amount of compensation payable is calculated here according to this formula। So amount of compensation payable is equal to value of firm's goodwill, फर्म की जो गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, जो भी वो प्रॉफिट प्रॉफिट का शेयर गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाइड करके। सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक calculation of the normal business profit। So I am write down a question here for you। I am read the question। Simran purchased Anita's business on April 1st 20। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase। Look at here, 3-year purchase is given here। That means जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स आने वाले अगले 3 इयर्स तक हम ये प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। सो द प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड वी हैव टू गॉट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो 3-year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। लुक एट हियर, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल प्रॉफिट की। दैट मीन्स अगर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ से कुछ भी इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा तो उसे हमें एडजस्ट करना होगा।
of the last 4 years, the profits of Anita's business for the last 4 years were in the 2017 90,000, in 2018 1,60,000, in 2019 1,80,000, and 2020 2,20,000. This is the last 4 year profit. Following further facts are noticed from the books of accounts. लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद कुछ और भी फैक्ट्स थे जो कि हमारे सामने हैं, वो इस क्वेश्चंस में गिवन। फर्स्ट वन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो देखिए कौन से ईयर की बात हो रहा है, दिस इज द 2017। एन असेट वॉज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। देखिए असेट को सोल्ड करने से जो प्रॉफिट होगा, क्या वो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं है। आइए देखिए, अभी हम लोगों ने जिस चार्ट को कैलकुलेशन को डिस्कस किया है, लुक एट हियर, एबनॉर्मल गेन और द सेम थिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। सो हियर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सो इट इज़ द लेस। क्यों? क्योंकि हमारे डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है। सो प्रॉफिट ऑफ 10,000 include in this one. During the year ended 31st March 2018, that means for this year, a machine got destroyed in accident and ₹30,000 was written off on loss in profit and loss account. Means during this year, ये जो हमारा प्रॉफिट है, इस ईयर एक मशीन थी जो एक्सीडेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया और उससे 30,000 के लॉस को हम लोगों ने यहाँ से राइट ऑफ किया था। सो दैट मीन्स उसने हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर दिया होगा, तो जस्ट अपोजिट उसे हमें ऐड करना होगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, दैट मीन्स इस ईयर की बात हो रही है, फर्म्स असेट वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमारे फर्म का कुछ असेट है या कोई एक ऐसा असेट है जैसे कि हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया, उसको हमने इंश्योर्ड नहीं किया, और ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने देख नहीं पाया या हम लोगों से गलती से छूट गया। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। और ये एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है जो कि एवरी ईयर हमारे पास इनकर्ड होता है। तो दैट मीन्स इस ईयर में अगर हमने किसी अपने एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं किया था तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एक्सेस शो कर रहा होगा और इसकी वजह से हमें इसे यहाँ पे लेस करना होगा। सो कम ऑन द सोल्यूशन पोर्शन, आई एम प्रिपेयर द चार्ट हियर, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सो द सेम, द फर्स्ट कॉलम फॉर ईयर, सेकेंड कॉलम फॉर प्रॉफिट, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड कॉलम इज़ द एडजस्टमेंट, क्या हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, एंड द फोर्थ वन फाइनली वी हैव टू गॉट द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, and then we have to use the formula to calculate the goodwill. So in the 2017 profit is the 90,000। क्या हुआ था इस साल में, हम लोगों ने एक असेट सेल किया था जिस पे हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, और ये हमारा एबनॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारे प्रॉफिट में एवरी ईयर नहीं होने वाला है, तो इसलिए इस अमाउंट को हम इसमें से लेस कर देंगे और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट असर्टेन हो गया 80,000। देखिए ये इतना ही ईजी है, उस चार्ट के सारे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट पूछेगा और आपको ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इन 2018 1,60,000 प्रॉफिट हुआ, क्या था, ड्यू टू द एक्सीडेंट हमारा मशीन जो है वो राइट ऑफ हो गया था और उस 30,000 के लॉस से ड्यूरिंग द ईयर का ये हमारा प्रॉफिट जो वो डिक्रीज हो गया होगा। सो वी हैव टू ऐड हियर 30,000 एंड द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर इज़ द 1,90,000। इन 2019 द प्रॉफिट इज़ 1,80,000, और इस साल हमने क्या किया था, अपना एक रेगुलर नेचर के एक्सपेंस को ओवरसाइट कर दिया था जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एक्सेस शो कर रहा है, उसे हम यहाँ पे लेस करेंगे एंड द प्रॉफिट इज़ हियर दैट इज़ 1,70,000। एंड इन द 2020 नॉट अ सिंगल थिंग इज गिवन हियर फॉर द प्रॉफिट, सो द सेम प्रॉफिट वी आर राइट डाउन हियर इन द लास्ट कॉलम, दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट। एंड गुडविल इज़ द फॉर्मूला फॉर गुडविल इज़ average profit multiplied by number of year purchase. So number of year purchase is given in the question, that is 3, and how can you have to calculate the average profit? So the formula of average profit is total normal profit, not this one, total normal profit upon number of year 1 2 3 4.
So the total of normal profit is 6,60,000 divided by the number of year 4. We have to got the average profit 1,65,000. So put the value of average profit 1,65,000 here, multiplied by the number of year purchase 3. You have to got the value of goodwill 4,95,000. So hope so you have to enjoy this video lecture, and you have to also understand the concept how can you have to calculate the normal profit for the business. So thanks for watching this video lecture. Stay home, stay safe.